हेलो हेलो। है बराबर है भाई। जी सर जी, आपने इतने साल दे दिए इस इंडस्ट्री में। पहले तो ये बताइए कि कब शुरुआत की, क्या सपना लेके आए थे मुंबई में। भाई सबसे पहली बात तो मैं ये बताऊँ, मेरा गांव ऐसा है जहाँ ना रोड है ना लाइट है। और मेरा ख्याल से जिस ज़माने में मैंने पहली फिल्म देखी थी, तो शायद मेरे ख्याल से मैं गांव का पहला आदमी हूँगा जिसने फिल्म देखी थी। ऐसा घाघरा नदी के किनारे मेरा गांव है, लेकिन मेरी फैमिली काफ़ी पढ़ी लिखी है, मेरे फादर वगैरह। तो उस हिसाब से मेरी एजुकेशन हुई, लेकिन मैं पहला आदमी उस एरिया का जो ये ख्याल आया कि मुझे फ़िल्मों में जाना चाहिए। अब क्यों जाना चाहिए मुझे पता नहीं था, लेकिन फ़िल्मों में जाना चाहिए। तो जो मैं कॉलेज में पढ़ता था उसमें ड्रामे वगैरह में काम करता था। कभी वो पर्दा खींच रहा हूँ, कभी कुछ कर रहा हूँ, लेकिन मज़ा उसी में आता था। तो एक बार तो उसमें छोटे छोटे रोल भी एक आध डायलॉग दे दिया करते थे। तो एक बार एक ड्रामा था जिसमें मुझे फतेह बहादुर सिंह थे जो हमारे वो ड्रामा के डायरेक्टर थे। तो उन्होंने मुझे एक रोल दिया जिसमें 3 डायलॉग थे। तो मैं बड़ा खुश हुआ, हर तरह से एक्टिंग वैक्टिंग सीख के जब गया तो कुछ हालात ऐसे हुए कि उन्होंने 2 लाइनें काट दी। तो मेरे प्रोफेसर थे बनवारी लाल वर्मा, BL वर्मा जी, उनके पास गया। मैंने कहा सर ये देखिए इतनी रिहर्सल की है, शायद मेरे ख्याल से किसी हीरो ने भी नहीं की होगी जितनी मैंने रिहर्सल की। और वो फतेह बहादुर सिंह ने जो है उसमें से 2 लाइनें काट दी। तो बोले डायरेक्टर का काम वही जानता है, ही इज़ द फाइनल अथॉरिटी, मैं उसके काम में दखल नहीं दे सकता, ही नोज़ बेटर। तो मैंने कहा जब वही जॉब ऐसी है कि सभी फाइनल अथॉरिटी है, तो वो कुर्सी क्यों नहीं पकड़ी जाए। तो उस दिन से एक डायलॉग तो बोल दिया, लेकिन मन में यह था कि मुझे एक्टर नहीं डायरेक्टर ही बनना है। तो एजुकेशन कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद जब घर वालों को बताया कि भाई मुझे जाना है फिल्मों में, तो ऐसा लगा कि किसी ने बम मार दिया, पूरा घर उड़ गया, क्योंकि माँ बाप का अकेले ही था। बहरहाल मेरे मामू वगैरह सबकी मीटिंग हुई, बोले देखो ऐसे भाग के चला जाएगा तो अच्छा नहीं है, और बता के जाएगा कि भाई ये फला जगह है, तो वहाँ जो है हम लोगों को पता रहेगा कि भाई ये काम कर रहा है, ये काम कर रहा है, खबर मिलती रहेगी, आती जाती रहेगी। तो सबकी सहमति से मैं बम्बई आ गया डायरेक्टर बनने के लिए। और कुछ हमारे मेरे अपने जो थे, मेरी माँ की सगी खाला जो मौसी बोलते वो थी। जब उनको पता चला कि ये आया है फिल्मों में काम करने के लिए, तो पहले तो बड़े खुश हुए, बच्चा आ गया बच्चा आ गया। हमारे और रिश्तेदार थे आ गए। जब पता चला कि ये फिल्मों के लिए आया तो ऐसा लगा मैं अछूत हूँ। तो उनके रुख से पता चल गया कि ये लोग खुश नहीं हैं। और उसके बाद धीरे धीरे वैसे फैमिली से सपोर्ट बड़ा अच्छा था, माँ बाप का अकेले ही था, तो इसलिए जो है तकलीफ़ें नहीं झेलनी पड़ी। काम के लिए बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी, बाकी की खाने की रहने की ये सब तकलीफ़ें मेरे साथ ज़िंदगी में नहीं थी। लेकिन डायरेक्टर बनने तक का सफ़र बड़ा मतलब लंबा था, बड़ी मेहनत। उस ज़माने में चीफ असिस्टेंट क्या करता था, स्क्रिप्ट बगल में दबा के घूमता था, किसी थर्ड फोर्थ असिस्टेंट को हाथ भी नहीं लगाने देता था। इतने इनसिक्योर होते थे कि कहीं ये भी काम नहीं सीख जाए और ये हमारी कुर्सी पे आ जाए। तो उस ज़माने में बड़ा लंबा होता था प्रोसीजर। अप्रेंटिस बने, फिर फोर्थ असिस्टेंट बने, थर्ड असिस्टेंट बने, सेकंड असिस्टेंट बने, और उसके बाद चीफ असिस्टेंट बने, एसोसिएट डायरेक्टर बने। तो सीढ़ी सीढ़ी से। तो लेकिन मेरा थोड़ा अच्छा था। फिर मैंने आती एक पिक्चर थी चोर मचाए शोर। उसमें एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है, अगर लंबा नहीं हो इंटरव्यू तो मैं बताऊं। बताइए। ये एक हमारे दोस्त थे, अब नहीं रहे, असरार एम सूरी साहब, जो जिनका काम ही था लोगों को बेवकूफ़ बनाना और ये करना। तो एक दिन मुझे मिले, मैंने कहा किसी ने मिला है, तो मैंने कहा सर ऐसा ऐसा मुझे फिल्मों में असिस्टेंट बनना है। तो बोले एक शर्त पे तुमको मैं ले जा सकता हूँ स्टूडियो में, आप मुझे 100 रुपये दो। तो ज़माने में 100 रुपये बहुत था 1974 में। तो मैंने उनको 100 रुपये दिया। तो पहले ज्योति स्टूडियो ले गए, बोले देखो ये स्टूडियो यहाँ है, फिल्में बनती हैं। फिर वो लेके गए रूप तारा स्टूडियो दादर में। तो
मैं बोला ये अगर 1000 भी मांगता दे देता था। इतने बड़े बड़े स्टार लोगों को मैंने देखा। तो मुझसे थोड़ी दूर पे खड़े होकर दो लोग बात कर रहे थे, यार देख तेरे पास कोई एक अच्छा असिस्टेंट हो जो उर्दू जानता हो। अरे काम नहीं जानता, उसे उर्दू जानता हो, उसको हम लोग को बहुत अर्जेंट ज़रूरत है। एक पिक्चर शुरू हो रही, चोर मचाए शोर, जिसमें शशि कपूर जी और मुमताज़ जी हैं। तो वो असरार साहब जो है कहीं किसी से बात करने लगे, कोई नए ग्राहक पकड़ने लगे। तब तक मैं उनके पास गया। सर मैं लखनऊ से हूँ, मैं उर्दू भी जानता हूँ, हिंदी भी जानता हूँ, इंग्लिश भी जानता हूँ, टाइपिंग भी जानता हूँ, सब काम मैं कर लूँगा। तो आप मुझे कहाँ रहते हैं? बोला फला जगह रहता हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, तो कल तुम यहाँ आ जाओ। तो कल मैं वहाँ, वो दूसरे दिन वहाँ गया। अब वो 100 रुपये की वैल्यू ख़त्म हो गई, मतलब जो दिया था उसकी, अगर दूसरा दोबारा वो लेके जाते तो 100 रुपये मांगते थे। लेकिन मेरी एक केस फिल्म है जिसमें अनूप शर्मा जी की ऑफिस थी, तो वहाँ गया तो अशोक गायकवाड़ साहब जो है हमारे चीफ असिस्टेंट थे उस ज़माने में, मुझे लेके गए। शिवाजी पार्क के पास एक मधुबन बिल्डिंग है, तो वहाँ NN सिप्पी साहब से और मधु आचार्य इन लोगों से मिला है, अशोक राय वगैरह से मिला है। जैसे अब्बास साहब राइटर थे, तरुण घोष वगैरह साथ में थे। तो मुझे बोलते हैं उर्दू आती है? मतलब सर उर्दू ही आती है, साथ में वो हिंदी और इंग्लिश जो है वो आपको प्रॉफिट में मिल जाएगी। तो उन्होंने बोला एक पेज लिखो, तो एक पेज उर्दू लिखा, फिर एक पेज हिंदी लिखा। तो दोनों NN सिप्पी साहब ने देखा, बोले ओके है, लड़के को रख लो। अब ये तय हुआ कि भाई इसको भी अभी एक्स्ट्रा एक असिस्टेंट है तो इसको भी पैसे देने पड़ेंगे। तो मुझे अंदर बुलाया, बोले देखो भाई हमारा बजट तो नहीं है। बोला सर वो बजट भूल जाइए, लेकिन मुझे काम पे रख लीजिए। तो उन्होंने जो है मुझे बोला 75 रुपीज़ मंथली मिलेगा। मैंने कहा सर ये नहीं मिलेगा तो भी चलेगा। बोले नहीं नहीं इतना तो मैं दूंगा, और जिस दिन शूटिंग होगी उस दिन आपको 10 रुपये दूंगा। मैंने कहा ठीक, खुश हो गया। फिर वहाँ से काम चलता रहा। तो अशोक जी उसके बाद हिट हो गए, कसम खून की, हीरा लाल पन्ने, हर पिक्चर में करता रहा। फिर उसके बाद कुछ 78 के आसपास मैं घर चला गया, फादर की डेथ हो गई, क्योंकि हमारी ज़मींदारी थी वो तो ख़त्म हो गई। लेकिन क्या था, ज़मीन के जो झगड़े थे वो काफ़ी चल रहे थे। तो 6 साल तक मैं फिर फिल्म लाइन को भूल गया, क्योंकि वहाँ का वो देखना बहुत ज़रूरी था। फिर आया 85 में। 85 में आने के बाद क्या हुआ, हमारे वही अशोक गायकवाड़ साहब, उनकी एक पिक्चर की तैयारी चल रही थी, सरफिरा, और वो भी डायरेक्टर बनने की कोशिश कर रहे थे। तो उनकी पिक्चर शुरू हुई सरफिरा, उसमें मुझे उन्होंने चीफ असिस्टेंट लिया। और हालात कैसे कुछ ऐसे हुए, पिक्चर रुक गई। तब तक वो राज सिप्पी साहब के वो असिस्ट करते थे एज ए एसोसिएट, तो आफ्ताब पिक्चर में उनका काम चलता था। वहाँ से फिर धीरे धीरे रुके रुके कातिल पिक्चर शुरू हुई, जिसमें मैं एसोसिएट बना। और वहाँ से जो मेरी गाड़ी चली तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी चली। काफ़ी फिल्में एज ए एसोसिएट किया, काफ़ी फिल्में एज ए वो किया। फिर 1994 में सलीम भाई ने मुझे ब्रेक दिया, आ गले लग जाए, जिसमें जुगर हंसराज और उर्मिला माटुन करते हैं। फिर उसके बाद सलीम भाई ने बोला देखो भाई मेरे साथ 3 फिल्में करोगे तो बाहर की फिल्में आप कर सकते हो। क्या ठीक है सर, अंधे को क्या चाहिए थी आंखें और इतना बड़ा बैनर जिसको बोलो आफ्ताब पिक्चर, तो ऐसे भी आदमी हिल जाता था। जिस आदमी ने 42 फिल्में बनाई, सब बड़ी बड़ी फिल्में बनाई। फिर माशाल्लाह पिक्चर कंप्लीट हुई, मेट्रो में शानदार मुहूर्त प्रीमियर हुआ बैंड बाजे के साथ। तो आप सोचो मैं कितना खुश रहा हूँ, अगर सिर्फ हार्ट अटैक नहीं है बाकी सब हो गया था। फिर उसके बाद बीच में 2 साल गैप गया, क्योंकि वो एग्रीमेंट के हिसाब से मैं बाहर काम नहीं ले सकता। तो पिक्चर शुरू हुई मेहंदी के साथ साथ फिर पुलिस पब्लिक कानून, यारा, ये सारी आपकी डायरेक्शन के जी अंदर? हाँ मेरी। देखिए मैंने आगरे लग जाके बाद मेहंदी, मेरी अदालत, जान पे खेलेंगे, इन सब मैं करूँगा, पुलिस पब्लिक कानून, यारा, श्रद्धा, ये सब मेरी डायरेक्ट की हुई फिल्म है। और सबसे बड़ी बात है कि मेरी फिल्मों का ये रिकॉर्ड है, ना पैच वर्क निकलता, और जो भी फिल्में बनी वो थिएटर तक आई, हिट फ्लॉप को तो कोई बता नहीं सकता, लेकिन कोई भी ये पिक्चर है कि रुकी नहीं हुई। जी, असिस्टेंट करना तो किसी को बहुत आसान है, लेकिन खुद एक डायरेक्टर बन के कोई फिल्म को पूरा करना तो काफ़ी मुश्किल की बात बहुत है। बड़ा काम है। हम लोग बोल तो देते हैं कि हम डायरेक्टर बन गए, उसके बाद जब कैमरे के पीछे खड़े हो और एक ही आदमी वहाँ पर होता है जिससे हर आदमी सवाल करता है, एक्टर भी सवाल करता है, असिस्टेंट भी सवाल करेंगे, प्रोडक्शन वाला भी करेगा, ड्रेस मैन, मेकअप मैन,
जो है वो सब करते हैं। तो एक आदमी जो होता है कैप्टन, चाहे छोटी यूनिट हो बड़ी यूनिट हो, हर एक को हैंडल करना बहुत बड़ा काम है। और एक चीज़ को कंप्लीट करके ला करके थिएटर तक पहुंचाना, जिस तरह एक माँ बच्चे को कंसीव करती है और उसको दुनिया में लाती है, और मैं तो बोलता हूँ दुनिया में उससे बड़ा तो कोई काम है नहीं जो माँ एक बच्चा पैदा करती है। लेकिन डायरेक्टर भी उतनी ही पेन के साथ एक पिक्चर को वहाँ तक लेके आता है। अब लोग बोलते नहीं पसंद आई, वो उसकी मर्जी है, लेकिन क्या उस चीज़ को वहाँ तक लेके आना बहुत बड़ा काम है। जी, जैसे आप मतलब कितने चूजी रहे किसी भी स्टोरीज को लेके कि हाँ ये फिल्म मैं ज़रूर पूरी करूँगा, ये फिल्म काफ़ी वुमेन ओरिएंटेड है या किस तरह की? जैसे मेहंदी फिल्म मेरी है, इससे पहले राजा की आई की बारात जो है मैं ही कर रहा था, लेकिन किसी हालात की वजह से आपस में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, तो 70% के बाद जो मैं वहाँ से दस्तबरदार हो गया था। अब उसमें मैं कंट्रोवर्सी में जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मेहंदी की है कि मेहंदी फिल्म बनाने के बाद ऐसा लगा कि आज भी टीवी पे आती है, चैनल पे महीने में आती रहती है, कि आज भी ऐसी फिल्में बनाओ, चलेंगी ज़रूर, लेकिन हम लोग जो है ना वो मल्टीप्लेक्स में आने वाले भी वही लोग होते हैं जो क्या कहते हैं, जो बोलते हैं मासेज और क्लासेज। जो अच्छी फिल्म है वो सभी देखते हैं, और जो नहीं होती है और जो लोगों की समझ में नहीं आती है, किसी की कोई कहानी ऐसी हो या इंग्लिश टाइप हो नहीं समझ में आती, तो बोलते मासेज की फिल्म है, तो शायद वो भी नहीं देखते हैं। जी, पहले देखा जाता था कि मतलब कोई भी फिल्म अच्छी है तो सुपर हिट है, लेकिन आजकल वो बजट के हिसाब से चलती है, इतने करोड़ हुआ है तो आजकल हिट है। फिल्म की कहानी और इसके ऊपर कुछ नहीं देखते हैं। आज के फिल्म का बजट कितना वो देखते हैं, कहानी वहानी का कोई मतलब नहीं। आप किसी एक अच्छी कहानी लेके किसी कारपोरेट में जाइए, ये तो बोलेंगे आपके पास कोई एक्टर है, हीरो कौन है, वो कहानी नहीं पूछते हैं। या किसी एक्टर के पास जाइए तो आप पूछते हैं आपके पास हीरोज़ है, यूटीवी है, स्टूडियो 18 है, कौन है आपके पीछे। तो आजकल एक नया डायलॉग भी निकला हुआ है, यूएसपी। तो किसी एक लड़की को मैं एक सब्जेक्ट सुनाने गया, हीरोइन लेना चाहता था जो हमारी फिल्म अभी आने वाली है, तो बोलती है जी आपकी फिल्म की यूएसपी क्या है। मैंने कहा यूएसपी का मतलब तो मेरी फ़िलहाल समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझे बता दीजिए ताकि मैं दूसरों के पास जाके मैं समझ के उनको भी पूछूंगा इसकी यूएसपी क्या है। तो बोलती यू नो, तो मैंने कहा आपको भी नहीं मालूम है ना। तो मैंने कहा मैं इस फिल्म की यूएसपी आपको बता दूं। बोले जी बताइए। मैंने कहा इस फिल्म की यूएसपी ये है कि आप इस फिल्म में नहीं हैं, भाई मैं चलता हूँ। जी, तो जैसे आपने इतनी सारी फिल्में बनाई हैं, ऐसी कौन सी फिल्म जो आपके ज़्यादा दिल के करीब है और जो ज़्यादा देखिए पसंद है? मैं राज खोसला साहब का हमेशा से फॉलोअर रहा हूँ, जबकि मैंने अशोक गायकवाड़ साहब, अशोक राय के साथ करके, जैसे खोसला साहब हर टॉपिक पे फिल्में बनाते थे, कोई उनका एक फील्ड नहीं होता था। जैसे मेरे आ गले लग जा जो है वो आपकी मर्डर मिस्ट्री है, लव स्टोरी है, मेहंदी अलग है, पुलिस पब्लिक कानून अलग है, मेरी अदालत अलग है। जब तो मेरा क्या है, जो स्टोरी मुझे अच्छी लगी और उस पर काम करता हूँ तो उतना ही प्यार करता हूँ मैं अपनी हर कहानी से। जिस तरह एक माँ या बाप हर बच्चे से प्यार करते हैं, मुझे उतना ही प्यार है। आप बोलिए ये फिल्म कम चली या ज़्यादा चली तो मुझे दुख होगा, मुझे आपकी फिल्में चली इतना ही मेरे लिए काफ़ी होता है। आज कई नाम लो, या गले लग जा वाले हमीद भाई या मेहंदी वाले हमीद भाई, शादी ब्याह में कहीं जाओ तो इतनी मेहनत जो किया है वसूल है, और अल्लाह के फजल से सब ठीक ही ठाक है, कोई बुरा नहीं। बीच में 3-4 जो साल जो कारपोरेट 150 करोड़ और 100 करोड़, तो उन लोगों अभी भी उनकी मर्ज़ी है, उनके पास कर रहे हैं। लेकिन अब थोड़ी छोटी फिल्मों को जो अच्छा सब्जेक्ट हो तो लोग पसंद करने लगे हैं, इसलिए हिम्मत करके एक फिल्म शुरू करने जा रहा हूँ जिसका टाइटल है हम हैं किंग। बच्चों की कहानी है, कुछ नयापन है। जो भी पिक्चर शुरू की जाती है, हम भी और हर कोई ये बोलता है इसमें कुछ नयापन है, तो वही इसमें भी एक नयापन है। अब कितना नयापन है क्या है। सर, ऐसी आपकी मतलब जितनी भी फिल्में बनाई उसमें कोई ऐसी कंट्रोवर्सीज में चली गई हो, किसी ने बोला ये क्यों? हाँ नहीं, उसमें हमारे आ गले लग जा में मेरे पब्लिक के साथ मेरी कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई, लेकिन सेंसर वालों के साथ हमेशा कंट्रोवर्सी हुई। आ गले लग जा के टाइम भी हुई, तो वो उनकी
उनकी समझ में बहुत सी बातें नहीं आती हैं, क्योंकि इतने जीनियस लोग होते हैं कि उनको कोई लेना देना नहीं होता, सिर्फ उंगली करना होता है कि कुछ ना कुछ तो बोलना है, तो फिर उनको कन्विंस कर दो तो मान जाते हैं। मेहंदी के टाइम तो कुछ ज़्यादा ही कंट्रोवर्सी हो गई। उस टाइम आशा पारिक जी जो है चेयरमैन थी, तो संजीवनी कुट्टी जी जो थी वो उसकी वो थी सेंसर की हेड, तो काफ़ी बातें हुई। फिर मुझे बुलाया गया, बोले साहब ऐसा है, इसमें देखो ये गाना है जो बैकग्राउंड में चलता है, जिसमें है बाहर है रावण की चिंता और घर में है राम का डर, ये तो गलत है। कसीम अरे बैटरी नहीं चल रही, कौन सी दी? उसी में हम लोग शॉर्ट फिल्म कर रहे थे, वहाँ भी बैठे। हाँ, मेहंदी के टाइम फिर मुझे बुलाया गया, तो हमारे प्रोड्यूसर सलीम भाई पूरा भरोसा करते थे हमें। आगले लग जा के टाइम भी उन्होंने कहा आप चले जाओ। मेहंदी के टाइम में गया तो कुछ लेडीज़ बैठी हुई थी, मैंने कहा सुनिए मैडम, मैं आपको समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। एक औरत अपने पति को बचाने के लिए, अपनी इज्जत देने के लिए जा रही, और उसकी सास ससुर बोल रहे हैं कि ये जैसे ही आएगी इसको घर से विदा कर देंगे, लात मार देंगे, करेंगे। तो कहने का मतलब है, जो रानी मलिक जी जो है ना, बहुत बड़ी राइटर है, उन्होंने बड़ा सोच के लिखा है, और मैं भी पढ़ा लिखा आदमी हूँ, बहुत सोच के पिक्चराइज किया है। इसका मतलब ये है कि बाहर है रावण की चिंता, जिसके पास ये जा रही है, जब वापस आएगी राम का डर, क्योंकि वो उसके घर वाले उसके दुश्मन होने जा रहे। अच्छा, ये था आपका मतलब? मैं बोला जी यही मतलब था, 100% यही मतलब था। अच्छा, फिर और भी 2-1 सवाल किए। ऐसा है, बोले जी ये सास ससुर को जूते पिना रही है, मुंह काला कर रही है, गधे पे बिठा रही है। मैंने कहा मैडम, अगर ये हादसा आपके साथ भी हो जो उसके साथ हुआ है, आपने पूरी फिल्म देखी है, तो आपको भी मौका मिलेगा तो आप वही करेंगे। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, वो अभी उनकी बहू नहीं है, उनकी अपोजिशन में है जो जुल्म का बदला ले रही है। इससे पहले फिल्में बनती थी, और लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क आता है, अब क्या, इसके बाद क्या? तो मैंने बताया कि किसी लड़की पे जुल्म होता है, उसका पति जुल्म करता है बिना किसी वजह के, लालच में आके, दहेज के लालच में आके, तो औरतों को, लड़कियों को ये कदम उठाना चाहिए। तो वो कदम उसने उठाया है, उनको सबक सिखा रही है। अब उनकी बहू नहीं, डिवोर्स भी हो चुकी, ये भी हो चुका, सब कुछ हो चुका। अच्छा, हाँ, अच्छा। तो मैंने कहा आप लोग अगर और से फिल्म देखें तो लोग हरेस होने से बच जाएंगे। तो वहाँ से भी निकल गया, मतलब फंसा कई बार, निकला हर बार, लेकिन कुछ कटवट नहीं करना पड़ा, समझा बुझा के। तो उनको जो है, तो उन लोगों को समझाना, उसमें कुछ लोग होते हैं समझदार, मैं नहीं बोलता, लेकिन कभी कभी सवाल ऐसे कर देते हैं कि समझ में नहीं आता इसका जवाब क्या दिया जाए, क्योंकि वो उनका सवाल ही जवाब होता है, उनको सवाल करना है इसलिए सवाल कर देते हैं। और जैसे एक बार सुभाष जी का मैं इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी, तो अभी तक मेरे दिल में लगी हुई है। तो जैसे वो होते ना इंटरव्यू लेने वाले, जैसे आप ले रही हैं, सुभाष जी आप तो बड़ी बड़ी फिल्में बनाते हैं और ये बनाते हैं, छोटी फिल्मों का मार्केट क्या है? काफ़ी पहले की बात है। सुभाष जी ने बोला एक करेक्शन आपका मैं करता हूँ। बोले क्या? बोले फिल्म अच्छी या बुरी होती, कोई फिल्म छोटी या बड़ी नहीं होती है। जो लोगों को पसंद आए वो अच्छी फिल्म है, जो लोगों को पसंद नहीं आए वो बुरी फिल्म है। छोटी बड़ी तो हुई नहीं। तो मैं उस हिसाब से चलता हूँ कि फिल्में हैं। और अभी आपने 2 महीने का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए कि जो 150 करोड़ 100 करोड़ वालियों का क्या अंजाम हुआ। मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ। तो फिल्में कहानियों से और प्यार से बनती, पैसों से फिल्में नहीं बनती। देखा जाए तो पहले की जो फिल्में, पहले के जो गाने थे, वो मतलब अभी भी जहन में बसे हुए हैं। लेकिन आज की जैसे धड़ाधड़ फिल्में एक एक दिन में 2-2 रिलीज हो जाती, वो बहुत जल्दी भूल भी जाते हैं लोग। पहले तो एक दिन में 6-6, 7-7 फिल्में रिलीज़ होती थी और सब चलती थी। टिकट ब्लैक करने के लिए मोहल्ले मोहल्ले में काउंटर खुलते थे। ब्लैक वाले जैसे बुकिंग करते ना, ऐसा टिकट बेचते थे, और लोग ऐसा जाते थे जैसे कहीं मंदिर मस्जिद में जा रहे हैं। अभी तो जगह जगह ये मेढक की तरह ये आ गए, जिसको कहाँ मिला घुस गया, चलो यार 2 घंटा टाइम है, यहाँ घुस जाते हैं वो। तो पहले पिक्चर की तैयारी करके टिकट आता था, साथ में कुछ खाने वाने का ले करके बाल बच्चों के साथ फिल्म देखने जाते थे और इन्जॉय करते थे। वो हम लोग कितना भी हो जाए, आज किसी भी घर में जाइए, जो पुराने गाने हैं उनकी CD DVD या जो भी होती है वो घर में होगी।
और जब बैठेंगे तो वही गाना सुनेंगे। और मुन्नी बदनाम हुई है, मैं किसी को वो नहीं बोल रहा हूँ, ये इस टाइप के आते हैं, हिट होते हैं, लोग सुनते हैं। लेकिन आज गले, मेरी फिल्म आ गले लग जा का गाना कई घरों में जा तो यार, आज मुझे मालूम हुआ क्या चीज़ मोहब्बत होती है, एक रोज़ अगर हम ना मिले तो दीवानों से हालत होती है। इस टाइप के जो मीनिंगफुल गाने थे, या और भी मेहंदी के गाने ले लीजिए, मोहब्बत में दुनिया हंसी हो गई है कि जन्नत है सारी ज़मीं हो गई है, बोल भी अच्छे लगते हैं, धुन भी अच्छी लगते हैं, उसको लोग दोहराना भी चाहते हैं। अब चाहे हमारे रहमान साहब की म्यूज़िक हो, किसी की वो गाने थोड़ी देर के लिए हिट होते लेकिन वो अमर नहीं होते। तो पूरे बॉलीवुड, सॉरी जी, पूरे बॉलीवुड में मतलब अब तक आपने इतने लोग से काम किया, आप अपना किसको आइडल मानते हैं, किसकी डायरेक्शन आपको अच्छी लगती मैंने बोला ना, मैं सबको आइडियल मानता हूँ, लेकिन मैं खोसला साहब को ज़्यादा फॉलो करता हूँ। वो सस्पेंस फिल्में भी बनाते थे, फैमिली फिल्में भी बनाते थे, एंटरटेनमेंट फिल्में बनाते थे, डाकुओं की भी फिल्में। वैसे आप मुझे देख लीजिए, मेरी आ गले लग जा लव स्टोरी मर्डर मिस्ट्री है, मेहंदी फैमिली ड्रामा है, मेरी अदालत पॉलिटिकल कहानी है, पुलिस पब्लिक का कानून पॉलिटिकल कहानी है, ये मेरी अदालत थ्रिलर है, जान पे खेलेंगे हम, ये भी थ्रिलर है, यारा जो है हमारी कॉमेडी फिल्म है, एक रियल स्टोरी पे थी, ऐसे श्रद्धा देवदासियों के ऊपर है। तो सेम मैं उन्हीं को फॉलो करता हूँ हमेशा, कि उन्हीं के स्टाइल से कहानी जो भी आ जाए मैं उतने प्यार से उसको हैंडल करता हूँ। आपने जैसे हर जॉनर में मतलब हर कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट्स पे फिल्में बनाई है, पर अब शॉर्ट फिल्म में कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, कोई खास वजह? कि ये हमारे एक दोस्त हैं हैदर साहब, कसीम हैदर साहब, तो मुझे यूट्यूब वगैरह ये वो इसका कुछ नॉलेज नहीं था, तो उन्होंने बोला कि शॉर्ट फिल्में यूट्यूब पर लोड करते हैं। तो एक दिन बैठे बैठे तब मैंने 4 फिल्में लिखी, फिर उसको शूट कर डाला। और हाईलाइट ये है कि जो हमारा कैमरामैन था वो भी नया था, आर्टिस्ट सब नए थे, लेकिन 4 घंटे में 4 फिल्में बनाई और लोड की, और उसका रिस्पॉन्स बड़ा अच्छा है। तो अभी और नेक्स्ट वीक जो है 4 फिल्में और बना रहा हूँ, शॉर्ट फिल्में। अभी क्या एक जैसे बोलते हैं ना, सिगरेट की आदत हो गई, शराब की आदत हो गई, तो ऐसे अभी मुझे शॉर्ट फिल्मों की आदत हो गई है। तो हर महीने 4 मैं लोड करता रहूँगा, एक मेरा मतलब शौक बन गया है। जी, तो जैसे ये 4 फिल्में जो आपने बनाई वो किस सब्जेक्ट्स पे थी? एक है जो यूपी से लोग आकर के यहाँ, उसका टाइटल है आप लौट चले। तो लोग आते हैं और उसके बाद यहाँ बरसों बस जाते हैं, और बेचारे फुटपाथ पे एक जगह पर बैठे बैठे 2-2 पीढ़ियाँ गुजर जाती है। तो उसमें मैसेज ये है कि अभी गांव भी अच्छे हो गए, सब कुछ हो गए, कब तक हम फुटपाथ पे बैठ के खुश रहने का नाटक करते रहेंगे, हमारे बात बच्चे भी ऐसे वही खुशी ज़बरदस्ती खुश रहने का नाटक करें। इसलिए बेटर ये है कि चलो वापस चले जाते हैं। एक दूसरा है, ये है मुंबई मेरी जान, जो भिखारियों के ऊपर जो बच्चों को ट्रेन करके भीख मंगाते हैं ना, तो कैसे किराए पर बच्चे लेते हैं, उसके ऊपर एक शॉर्ट फिल्म बनाई है। दूसरी एक है इंसानियत ये है कि किसी की मदद करना, हेल्प करना। तो एक पॉकेट मार ने किसी की हेल्प की है, उसके ऊपर बना दिया। एक जो है इंसान अगर कोई आपको अच्छा रास्ता बता रहा है तो उस पर अमल करना चाहिए कि आदमी हमको बिना वजह के, हम गलत कर रहे थे तो ये हमें समझा रहा है, तो उसका सबक मिलता है कि उसने जो गलती की थी उसको, उसकी मदर की डेथ हो जाती है उसी तरीके से जो उसने किया था, तो उसको एक सबक मिलता है। तो ऐसे ऐसे 3 मिनट की, 4 मिनट की, 5 मिनट की अभी जो 4 फिल्में बना रहा हूँ, उसमें अभी मैंने एक सोच लिया है कि एक सीरियस फिल्म हुआ करेगी, बाकी 3 कॉमेडी हुआ करेंगी, हर महीने शूट करूँगा। क्योंकि वो जैसे सब टीवी वाले हैं ना, उनका चैनल ही है कॉमेडी के लिए। तो मैंने सोचा यूट्यूब पे जो जाफर फिल्म्स है ना, वो सिर्फ कॉमेडी ही बनाते रहेंगे। जी। अभी जो 4 फिल्में प्लान करने जा रहा हूँ, एक का नाम है हम नहीं सुधरेंगे, दूसरा है फिल्मी कीड़ा, और एक है हरियाली शाह बाबा, और एक है कि मैं मोहब्बत हूँ। ये शॉर्ट फिल्में कोई 3 मिनट 5 मिनट है, लेकिन हमारी फिल्म में ये होता है कि स्टार्ट टू फिनिश एक समअप होता है, एंड होता है, कहानी लोगों की समझ में आ जाती है कि मतलब ये एक अच्छा मैसेज लेके आती है। मैसेज लेकर के करता हूँ। और जो फिल्मी कीड़ा है वो हमारे अपने भाइयों के ऊपर है कि कितनी कितनी ज़िंदगियाँ, जिस ज़माने में मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था उस ज़माने के भी स्ट्रगल करने वाले लोग आज भी मौजूद हैं, जबकि मैंने इतना सब कुछ कर लिया, वो बेचारे आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो उनकी लाइफ को एक लेकर के थोड़ा सा। जी, जैसे मुंबई में आके आपने अपना सपना तो पूरा कर लिया, लेकिन ऐसे कई लोग हैं जो यहाँ
यहाँ पे आते हैं, कुछ कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए यही कहना चाहेंगे, पहले कोई भी हो मैं यही बोलता हूँ कि जैसे मैं आया था तो लोग बोलते थे आप हैंडसम हैं, आप खूबसूरत हैं, आप हीरो क्यों नहीं बनते हैं। मैंने कहा देखो भैया, शीशा मैं भी देखता हूँ और ये मुझे अंदाज़ा मैं वाकई खूबसूरत हूँ, हैंडसम भी हूँ, स्टेज पे काम भी करता था, सब कुछ करता था, लेकिन मेरा टारगेट है सिर्फ डायरेक्शन। तो यहाँ क्या होता है, ये नहीं अभी जैसे किसी का एक फ़ोन आया, सब मैं प्रोडक्शन में काम करना चाहता हूँ, बोला देखो प्रोडक्शन वाला हमारे पास है, परमानेंट है, मेरी 5-6 पिक्चरों से। तो बोले नहीं फिर डायरेक्शन में रख लीजिए। मैंने कहा डायरेक्शन भी हमारे पास 4 असिस्टेंट है। तो बोले कुछ कैरेक्टर निकाल दीजिए। तो आदमी जब एक चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं करता है, इधर उधर डाइवर्ट होता रहता है, तो उसमें, लेकिन मैं अपने भाइयों को ये कहना चाहूँगा, कोई भी काम करो कंसंट्रेट करके करो, एक काम करो जो जिसमें तुमको लगे अंदर से कि मैं ये अच्छी तरह से कर सकता हूँ, उसमें कामयाबी तो मिलेगी। देर भी हो सकते हैं, लेट भी हो सकते हैं, लेकिन कामयाबी मिलती है। लेकिन सही डायरेक्शन में, अगर यहाँ से मुझे मान लीजिए विरार जाना है तो हम विरार के लिए निकलेंगे तो ही पहुँचेंगे। अगर पता चला हम चर्च गेट की तरफ जा रहे हैं तो कभी नहीं पहुँचेंगे, या हम विरार जा रहे हैं सोचते हैं यार मेरा रोड है, चलो यहाँ उतर जाते हैं, फला स्टेशन आया यहाँ उतर जाते, तो वो नहीं होता। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है और मैंने तकलीफ़ें उठाई, तकलीफ़ें मतलब रहने खाने की नहीं, काम की तकलीफ़ें उठाई, बीच बीच में गए भी आया, लेकिन कभी हिम्मत नहीं आ रहा। तो गाड़ी अभी तक तो चली रही है और इंशाल्लाह आगे भी चलती रहे। ऑडियंस सर इलेक्शंस का दौर चल रहा है, आप पर्सनली किसे वोट करना चाहते हैं? देखिए, मैं किसी पार्टी का आदमी नहीं हूँ और मैं ये कहूँगा आपके एरिए में जो हो, जो अच्छा कैंडिडेट हो, चाहे जिस पार्टी का हो, जिसे आप जानते हो उसको वोट दीजिए। और मैं भी यही करूँगा, जिसको मैं जानता हूँ, पहचानता हूँ, उसके काम को जानता हूँ, वोट उसी को करूँगा। मैं किसी पार्टी के लिए बात नहीं करता हूँ। फिर भी किसी मतलब किसकी गवर्नमेंट देखना चाहेंगे, किसकी सरकार, कुछ ऐसा सोचा है? देखिए, सरकार का तो यह है, चाहे जो भी सरकार आए, भुगतना तो हम लोगों को आई है। तो मैं कोई ये नहीं बोलूँगा ये सरकार देखना चाहता हूँ, मैंने पहले बोल दिया मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं करूँगा। जो भी आएगा, पेट्रोल महंगा करने वाला है, जो भी आएगा वो करने, क्योंकि अपने घर से तो लाएगा नहीं, तो वही भुगतना है, खाली नाम बदल जाएगा। ये टाटा का है, ये अमूल का है, ये मतलब सिर्फ लेवल बदल जाएगा, तकलीफ़ें वही रहने वाली हैं। और ये जब लोग जागेंगे, जैसे धीरे धीरे जाग रहे हैं जो यंगस्टर आजकल के समझदार होते जा रहे हैं, तो कभी ना कभी जब रिवोल्यूशन आएगा तो फिर तभी कुछ होगा। बाकी ये आए, चाहे बीजेपी आए, कांग्रेस आए या जनता पार्टी आए, जो भी पार्टी आए, भुगतना आम आदमियों को है। जैसे बॉलीवुड के जितने भी एक्टर्स हो, जो भी हो, मतलब जो भी जुड़े हुए हैं, चाहे राखी सावंत है, चाहे जो भी है, वो लोग भी समर्थन देते हैं कि किस तरह से आपको ठीक लगता है? क्योंकि उनका अलग है, वो लोग पॉलिटिक्स से तो जुड़े भी नहीं हैं। नहीं, क्या होता है, हर एक को शौक पूरा करने का हक है। अभी अगर मैं इस गर्मी में वुलन सूट पहन के निकल जाऊँ, कोई मना थोड़ी करेगा। तो ऐसे कोई पॉलिटिकल पार्टी बना ले, कोई बना ले, चंदा मिल जाए तो मैं भी पार्टी बना लूँ, लेकिन हमको मिला नहीं तो मैं भी एक पार्टी बना देता। आज पार्टी बनाना ऐसा है जैसे एसोसिएशन का मेंबर बनना, काम मिले आने के, सेंटा के मेंबर है, कोई मनसे का मेंबर है, कोई सेम आजकल पॉलिटिक्स हो गई। तो इस पे बोल के अपनी तौहीन करना, बोल करके फ़ायदा नहीं, इसलिए बेटर यह है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जी, और जैसे आप बोल रहे हैं, आप ये तो नहीं बता रहे किसको वोट देंगे, लेकिन किस तरह का बदलाव चाहते हैं आप? बदलाव हम जो चाहते हैं तो मेरे ख्याल से नहीं हो पाता है, ना होगा, क्योंकि जो बातें करते हैं कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, और बाद में पता चलता वो खुद ही वो कर रहे थे जो नहीं होना चाहिए। तो अभी मैं किसके बारे में बोलूं? और ये शायद खुला डिबेट हो तो मैं बोल भी सकता हूं, लेकिन अभी क्या इलेक्शन का टाइम है, इसलिए मैं बोलना बेहतर नहीं समझता हूं। लेकिन कभी इलेक्शन हो जाएगा तो खुल के एक इंटरव्यू दूंगा आपको, जिसमें नाम के साथ दूंगा मैं, क्योंकि वो टीवी की कटिंग, वोटिंग पेपरों की कटिंग रखी होगी ना, तो कल वो डिफेमेशन केस के लिए जाएंगे तो बता सकते हैं। जी, अपने दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों को यही कहना चाहेंगे, जब जो भी मैंने फिल्में बनाई हैं और आप लोगों की मेहरबानियों से चली हैं, आगे भी जो लेके आओ उसको भी देखिए और प्यार दीजिए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग देखेंगे तो हम खुशहाल रहेंगे, ज़िंदा रहेंगे। बस यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमको याद करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।
सर इलेक्शंस का दौर चल रहा है, आप पर्सनली किसे वोट करना चाहते हैं? देखिए, मैं किसी पार्टी का आदमी नहीं हूँ और मैं ये कहूँगा आपके एरिया में जो हो, जो अच्छा कैंडिडेट हो, चाहे जिस पार्टी का हो, जिसे आप जानते हो उसको वोट दीजिए। और मैं भी यही करूँगा, जिसको मैं जानता हूँ, पहचानता हूँ, उसके काम को जानता हूँ, वोट उसी को करूँगा। मैं किसी पार्टी के लिए बात नहीं करता हूँ। फिर भी किसी मतलब किसकी गवर्नमेंट देखना चाहेंगे, किसकी सरकार, कुछ ऐसा सोचा है? देखिए, सरकार का तो यह है, चाहे जो भी सरकार आए, भुगतना तो हम लोगों को आई है। तो मैं कोई ये नहीं बोलूँगा ये सरकार देखना चाहता हूँ। मैंने पहले बोल दिया, मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं करूँगा। जो भी आएगा, पेट्रोल महंगा करने वाला है, जो भी आएगा वो करने, क्योंकि अपने घर से तो लाएगा नहीं, तो वही भुगतना है, खाली नाम बदल जाएगा। ये टाटा का है, ये अमूल का है, ये मतलब सिर्फ लेवल बदल जाएगा, तकलीफें वही रहने वाली हैं। जी। और ये जब लोग जागेंगे, जैसे धीरे धीरे जाग रहे हैं, जो यंगस्टर आजकल के समझदार होते जा रहे हैं, तो कभी ना कभी जब रिवोल्यूशन आएगा तो फिर तभी कुछ होगा। बाकी ये आए, चाहे बीजेपी आए, कांग्रेस आए या जनता पार्टी आए, जो भी पार्टी आए, भुगतना आम आदमियों को है। जी, जैसे बॉलीवुड के जितने भी एक्टर्स हो, जो भी हो, मतलब जो भी जुड़े हुए हैं, चाहे राखी सावंत है, चाहे जो भी है, वो लोग भी समर्थन देते हैं। ये किस तरह से आपको ठीक लगता है? क्योंकि उनका अलग है, वो लोग पॉलिटिक्स से तो जुड़े भी नहीं हैं। नहीं, क्या होता है, हर एक को शौक पूरा करने का हक है। अभी अगर मैं इस गर्मी में वूलन सूट पहन के निकल जाऊँ, कोई मना थोड़ी करेगा। तो ऐसे कोई पॉलिटिकल पार्टी बना ले, कोई बना ले, चंदा मिल जाए तो मैं भी पार्टी बना लूँ, लेकिन हमको मिला नहीं, तो मैं भी एक पार्टी बना देता। आज पार्टी बनाना ऐसा है जैसे एसोसिएशन का मेंबर बनना। काम मिले आने के, सेंटा के मेंबर है, कोई मनसे का मेंबर है, कोई नहीं। सेम आजकल पॉलिटिक्स हो गई। तो इस पे बोल के अपनी तौहीन करना, बोल करके फ़ायदा नहीं, इसलिए बेटर यह है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जी, और जैसे आप बोल रहे हैं, आप ये तो नहीं बता रहे किसको वोट देंगे, लेकिन किस तरह का बदलाव चाहते हैं आप? बदलाव हम जो चाहते हैं तो मेरे ख्याल से नहीं हो पाता है, ना होगा। क्योंकि जो बातें करते हैं कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, और बाद में पता चलता वो खुद ही वो कर रहे थे जो नहीं होना चाहिए। तो अभी मैं किसके बारे में बोलूं? और ये शायद खुला डिबेट हो तो मैं बोल भी सकता हूं, लेकिन अभी क्या इलेक्शन का टाइम है, इसलिए मैं बोलना बेहतर नहीं समझता हूं। लेकिन कभी इलेक्शन हो जाएगा तो खुल के एक इंटरव्यू दूंगा आपको, जिसमें नाम के साथ दूंगा मैं। क्योंकि वो टीवी की कटिंग, वोटिंग पेपरों की कटिंग रखी होगी ना, तो कल वो डिफेमेशन केस के लिए जाएंगे तो बता सकते हैं। जी, अपने दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों को यही कहना चाहेंगे, जब जो भी मैंने फिल्में बनाई हैं और आप लोगों की मेहरबानियों से चली हैं, आगे भी जो लेके आओ उसको भी देखिए और प्यार दीजिए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग देखेंगे तो हम खुशहाल रहेंगे, ज़िंदा रहेंगे। बस यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमको याद करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।